कंस्ट्रक्टिव कॉलोनियल एंड यूरोसेंट्रिक नैरेटिव। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक इतिहास है ना, उस इतिहास से कॉलोनियल पीरियड में फिर से उसको लिखा गया। अच्छा, लिखने से पहले चीजों को तोड़ा जाता है, तो डिकंस्ट्रक्ट करना मतलब उनने तोड़ा इतिहास को और फिर अपने हिसाब से लिखा। ठीक। अगला है यूरोसेंट्रिक। यूरोसेंट्रिक मतलब जो बात यूरोप पे सेंट्रिक हो, मतलब यूरोप को सेंटर में रख के एक्सप्लेन की गई हो, है ना, दैट मीन्स यूरोसेंट्रिक। तो ये जो थीम है, हम इसको थोड़ा सा रैपिडली ओवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इसकी जो थीम है ना, किसकी, हमारे एंटिक लैंड की, तो वो है चैलेंजेस टू द डोमिनेंट कॉलोनियल एंड द यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ हिस्ट्री। मतलब कॉलोनियल पावर का डोमिनेंस और यूरोपियन नजरिया, उस हिसाब से कायरो को कैसे देखा गया। चलो, कुछ भारी भरकम शब्दों का यूज हुआ, सरल कर रहे हैं। भारत पे ब्रिटिशर का कब्जा था कि नहीं? भारत पे किसका कब्जा था? और कौन कौन लोगों ने कब्जा किया था? और कौन कौन थे? पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, डेनिस, ये सब लूसेंट के प्रथम पृष्ठ के आसपास लिखे हुए हैं। सेकंड पेज पे है, सेकंड पेज। ठीक है। तो कायरो पे, मतलब इजिप्ट पे और भारत पे पोर्तुगीज ने कब्जा किया था, तो उन लोगों ने वहां के इतिहास को अपने हिसाब से लिखा। ठीक। कैसे लिखा? जैसे हमने बार बार डिस्कस किया है कि व्हाइट बर्डन थ्योरी, सुप्रीमेसी ऑफ व्हाइट, वर्ड्स को याद रखना, सुप्रीमेसी ऑफ व्हाइट पीपल, इन लोगों ने सब अपने नजरिए से देखा और वही इनने किया। ठीक। अच्छा, एक और बात मिस हो रही है। हाँ, ये बात भी याद रखना कि जो विजेता होते हैं ना, वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखते हैं। जो विजेता होता है वो क्या करता है? अपने हिसाब से इतिहास को लिखता है। सही बात है जवानी? कैसे? एक एग्जांपल दो। जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। क्या हारा हुआ इंसान इतिहास लिखेगा? शायद वो तो मर भी चुका हो, या हारा हो तो न लिख पाए, या उसके इतिहास को जला दिया जाएगा। जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। पहला एग्जांपल। और कोई अच्छा और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एग्जांपल? इंडियन मैथोलॉजी, भारत के महाभारत और रामायण, जो जीता वो उसी ने लिखा। अगर हारे हुए लोग लिखते तो अलग होता। हालांकि अब हारे हुए लोगों के प्रमाण मिल रहे हैं। बिल्कुल सेम यहां हुआ कि यहाँ पे इजिप्ट पे ब्रिटिशर का कब्जा था और भारत पे ब्रिटिशर का कब्जा, अपने हिसाब से, मतलब पोर्तुगीज और ब्रिटिशर, इन लोगों ने लिखा। अब यहाँ पे कुछ बातें आ जाएंगी कि ही में मेटिकुलसली डिसमेंटल द नोशन। देखो, उनने बहुत ही समझदारी से धारणाओं को डिसमेंटल कर दिया। मिडिल ईस्ट की, कहाँ की? मिडिल ईस्ट की। ये वर्क सिमिलर एज अ ओरिएंटलिज्म जैसे लगता है। इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, वर बैकवर्ड, इंटॉलरेंस। और इनने क्या कहा कि मिडिल ईस्ट और इंडियन सोसाइटी कैसी है? बैकवर्ड है, अरे पिछड़ी हुई। ठीक। इंटॉलरेंस, असहिष्णु। इंटॉलरेंस मतलब असहिष्णु। हाँ, टॉलरेंस, हाँ, ठीक, टॉलरेंस से बना है। मतलब ये लोग पिछड़े हैं और अभद्र हैं, इनमें सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है। अ मिथ often propagated by colonial powers to justify their rule।
ठीक, और इनने ये सब अपने हिसाब से किया। चैलेंजिंग द डार्क एजेस मिथ, ठीक। तो हमारे जो घोष है, इनने क्या किया, जो बुरा समय चल रहा था इजिप्ट का, उसको इनने अपने वर्क में मेंशन करके उसको ये चैलेंज किया कि क्या ये वाकई में वैसा था, क्या वो डार्क था, या सिर्फ ब्रिटिशर ने दिखाया इसको। तो घोस्ट एक्टिवली कॉन्टेस्ट द यूरोसेंट्रिक आइडिया, है ना, डार्क एजेस इन मेडाइवल पीरियड ऑफ द नॉन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सीधी बात वही है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं है, क्या वो वाकई में सफर कर रही थी। ही अनवील, और उनने इस बात से पर्दा उठाया, आ थ्राइविंग interconnected world that parades European dominance, rich in trade, cultural exchange and peaceful coexistence। और इन बातों पे नजर पड़ाया कि ये लोग कैसे ट्रेड में रिच थे, कल्चरल एक्सचेंज में रिच थे, और कैसे ये लोग पीसफुल थे, शांति प्रिय लोग। वाइब्रेंटली कॉलोनियल वर्ल्ड, ऐसा नहीं करते थे कभी। इजिप्ट में ऐसे वॉर मोर का समय नहीं रहा। हाँ, तो उसका टाइम पीरियड बहुत आगे पीछे होगा, हम इस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। उस समय नहीं होगा, उस समय नहीं हो सकता। ये कहानी पिरामिड से बहुत बाद की है, पिरामिड बहुत पुरानी बातें हैं। उस वक्त तो पूरे वर्ल्ड में ही युद्ध हुआ करते थे, धीरे धीरे पीस सब जगह आ गया। क्लियोपेट्रा की जो बात है वो बीसी की है, लगभग 1000 साल पहले, और ये लगभग 1000 साल के बाद, तो मतलब 2000 साल का अंतर था इससे। ठीक, देखो, वाइब्रेंट प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, एजेंडा, एजेंडा इंग्लिश वर्ड ही है ये। एजेंडा मतलब होता है एक प्रकार का, नहीं नहीं, हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलो देखो, वाइब्रेंट प्री कॉलोनियल वर्ल्ड थ्रू डिटेल अकाउंट द हिस्टोरिकल एविडेंस, मतलब जो कॉलोनियल वर्ल्ड से पहले जो वहां था ना, इजिप्ट था, वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश था, कल्चरली रिच था, और साथ ही साथ वहां पे सब कुछ था, लोगों में बहुत सामंजस्य था। कब? ब्रिटिशर के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, मतलब, हाँ नहीं, वहां की बात हो रही, इजिप्ट की। इंडिया का हिस्ट्री बहुत पढ़ लिया, ये वर्क इजिप्ट पे ज्यादा बेस्ड है, याद रखना। किस पे? इजिप्ट पे। देखो, इंडिया की हिस्ट्री को बहुत पढ़ा है, लेकिन जब वर्ल्ड लिटरेचर की बात आती है ना, तो यूनिवर्सिटीज हमेशा ये बात ध्यान रखती हैं कि किस वर्क में ज्यादा मिलेगा। हमारी आरडीबीवी का सिलेबस बनाने वाले जो भी रहे हैं, बहुत बाद में लोगों को समझ में आता है कि उनने बहुत ही अच्छे से काम किया है इस मामले में, और तब से बहुत लंबे समय से ये चेंज नहीं हुआ, लगभग 10 से 15 साल होगी तब से सिलेबस को चेंज नहीं किया। और अब इस बार और नया बना होगा तो और नए नए चेंजेस हुए होंगे, मतलब डेवलपमेंट ही हुआ होगा, डिमोशन नहीं। ये नहीं, यहाँ का चेंज हुआ है लेकिन थोड़ा सा, मतलब अपडेट हुआ है और अच्छा। तो फिलहाल हम बात, हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कि देखो कैसे कर लो इसको। हाँ, ठीक, तो ये इतनी बात हो गई। एक्सपोजिंग कॉलोनियल डिस्टोर्शन, जो कुछ कॉलोनियल लोगों ने किया, जो भी बर्बादी करी, डिस्टोर्शन का देखा, हाँ, बर्बादी ही है, मतलब वो नेगेटिव वर्ड ही है, उनको एक्सपोज किया।
किसने किया एक्सपोज? हमारे घोष जी ने। ठीक, तो कॉलोनियल लोगों ने जो हिस्ट्री बर्बाद करी, जो हाँ जो हिस्ट्री बर्बाद करी, साथ ही साथ जो लोगों को पूरा नाश किया ना वहां का, तो क्या ही कहने। एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है, एक सीन याद आ रहा। तो कहते हैं कि जब, मतलब इसी वर्क का बता रहा है, जब घोष वहां पहुंचे थे ना, दो विलेजेस, लताइवा और क्या था, हवाशे, नहीं, लताइवा और लिहाशे ऐसा कुछ नाम था। एक तो लताइवा था। तो जब ये वहां फर्स्ट टाइम पहुंचे थे तो वो एक गांव था। वहां के लोग मिलजुल के एक दूसरे से अच्छे से मिलते थे और अच्छे से बात करते थे। मतलब उसको भी वहां रहने के लिए मदद की, छोटे छोटे व्यापार वो करते, सामंजस्यपूर्ण माहौल था। लेकिन जब वो सेकंड विजिट पे गया, सेकंड में 10 साल बाद गया, तो वहां देखता है कि पूरा एरिया बदल चुका है, लोगों को घंटा किसी से कोई मतलब नहीं है। इवन उसको वहां पे पुलिस भी पकड़ लेती है और उसको इस बात पे टॉर्चर किया जाता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ। उससे बहुत ज्यादा पूछताछ की जाती है, बहुत ज्यादा उसको परेशान किया जाता है। फिर भी हमारा राइटर, तब वो जाके ये लिखता है कि देखो कॉलोनियल पीरियड के बाद ये सब कुछ बर्बादी हुई। एक वर्ड याद आ गया, हमने थोड़ा सा उसको अच्छे से सर्च किया था, गेंजिया, अपन ने पीछे पढ़ा था। उसका तुम्हें मीनिंग जानना बहुत जरूरी है ना। एक वर्ड था गेंजिया, वो था कायरोगेंजिया पूरा। उसका मीनिंग लिख लो कि ये के आई, हाँ कायरोगेंजिया कर लो उसको। चलो ठीक है, जो भी कर लो, लेकिन समझ जाओगी। तो कायरोगेंजिया क्या है? कायरो कैपिटल है किसकी? इजिप्ट की। काय की कैपिटल है? कैपिटल मतलब, कैपिटल मतलब, जल्दी जल्दी, कैपिटल मतलब, हाँ राजधानी। देश का नाम, नाम बोलो अच्छे से जल्दी। तुम्हें फैक्ट इसलिए याद नहीं होते क्योंकि तुम बोलती नहीं हो। हाँ देश का नाम क्या है? किस देश की बात हो रही बार बार? किस देश के सीन की बात चल रही है? हाँ, इजिप्ट की राजधानी क्या है? इजिप्ट की राजधानी, हाँ जल्दी बोलो, जल्दी। इजिप्ट की राजधानी कायरो। कंट्री का नाम क्या है? कंट्री और देश इजिप्ट है, कैपिटल और राजधानी कायरो है। कायरो में एक जगह होती है, जैसे हमारे हिंदू टेम्पल होते हैं, तो यहूदी लोगों के भी मंदिर हुआ करते थे। उन मंदिरों को कुछ बोला जाता था, हमें याद नहीं आ रहा। तो वहां पे एक जगह होती थी जहां पे वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रखते थे। कौन रखते थे? जिस व्यक्ति की डेथ होने वाली है, जिस व्यक्ति के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव रखवाना है या प्रिजर्व करना है। पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझना, ये वर्क वर्ल्ड लिटरेचर में पोस्ट कॉलोनियल में मास्टरपीस है। इसके बाद जब तुम लोग ओरिएंटलिज्म को वर्क को पढ़ोगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं यार, मजा आ गया। वर्ल्ड लिटरेचर खून में घुल के ना, ऐसे नशा सा चढ़ जाएगा एकदम। जो हिस्ट्री हम बता रहे हैं उसको तुम्हें पकड़ना है। तो कायरो में यहूदियों का एक टेम्पल होता है, जिस टेम्पल में उस पूरे एरिया के आम लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व होते थे। इसलिए 1000 साल बाद भी वहां पे 4 लाख डॉक्यूमेंट मिले। कितने? 4 लाख। जिनमें से अब्राहिम बेन इजू के डॉक्यूमेंट भी एक थे। अच्छा, हम
हाँ, हम अब्राहिम बिन इजू को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसका संबंध भारत से था। यीजू, उसका संबंध कहां से था? भारत से था। भारत से संबंध कैसे था? पिछले 2 दिन से अपन बात कर रहे हैं। 2 तरीके से बता दो, 10 तरीके से हम बता चुके। उसका संबंध भारत से कैसे था? हाँ, इसके बाद में अगर हम तुमसे पूछ रहे, बताओ। पहला बोम्मा। हाँ, अरे कल हम रोज तो कह रहे बोम्मा। और हाँ, और दूसरा ट्रेड, व्यापार। बताया था कल, भूलना नहीं। ये वर्क सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा है तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे सिलेबस में सोचो, इसलिए पढ़ा रहे कि वर्ल्ड लिटरेचर का है। ठीक, तो इसलिए अमिताभ घोष ने, क्योंकि अमिताभ घोष जब पीएचडी, और वहां वो कैसे पहुंचे? आप तुम सोच रहे हो कि वहां वो कैसे पहुंच गए? अरे वो पढ़ रहे थे ऑक्सफोर्ड में, उनने, वो पीएचडी कर रहे थे, वो थीसिस लिखने के लिए कायरो पहुंचे। कायरो में उन टेम्पस में इनको डॉक्यूमेंट में लगाए। अच्छा, ये भी याद रखना, वो पीएचडी कहाँ पे कर रहे थे? इजिप्ट तो था। सब्जेक्ट क्या था? नहीं, सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट कहाँ लिखा है? गलत ही लिखा है तो काय के लिए? ये मतलब एथनोग्राफी शब्द तो है, एक शब्द और हमने बोला था, वो भी तुमने कहीं लिखा होगा। हमने क्या लिखा, हम क्या लिख रहे हैं, पढ़ो तो। ये 2 टाइप का होता है। एक होता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक, और दूसरा होता है, हाँ, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये शरीर पे ध्यान देता है और ये समाज पे ध्यान देता है। शरीर, समाज। अब समझ गए? तो ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे पीएचडी कर रहे थे। याद रखना, इस वर्क को बहुत डीपली खंगाल के आए हम, वही सब तुम्हें बता रहे हैं, है ना? तुमने नहीं पढ़ा, हम तगड़े करके इसलिए बताने वाले। ठीक, तो उस पे गए थे सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे, तो वहां पे इनको ये डॉक्यूमेंट मिले और तब इनके दिमाग में ख्याल आया कि अब आएगा मजा, अब मैं कुछ यूनिक लिखूंगा। अच्छा, ये फैक्ट हो गया। एक फैक्ट और सुन लो, ये टाइटल इनने, पीबी सैले का एक वर्क है, ओजीमैंडियस, नाम सुना ही होगा। ओजीमैंडियस, पीबी सैले का, यस। नहीं सुना? अब सुन ले, अब सुन लिया तो सुन लेना आप। पीबी सैले का एक वर्क है ओजीमैंडियस। उस वर्क, बहुत फेमस वर्क है, उस वर्क में इस पहले का ही हमें भी नहीं पता, लेकिन मैंडियस ना, बाय पीबी सैली, है ना, ओजीमैंडियस, ठीक है। हाँ, हाँ, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन उसमें ये टाइटल मिलता है, इन एन एंटिक लैंड, वहां से ये टाइटल किया गया है। तो ये एग्जाम में आता है कि ये टाइटल कहां से लिया गया था, ठीक, क्योंकि ये ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ चुके थे, तो उनको आइडिया मिला, तो ये था इस पूरे वर्क का खास चीज है कि कहां से उठा, क्या क्या था क्या नहीं, ठीक। तो बहुत सारे फैक्ट बता दिए, और तो हमें लगता है कि बहुत सारा हो गया, जब आंसर राइटिंग करोगी तो क्या ही कर लोगी, ठीक।
तो यहाँ पे ये चीजें हाईलाइट की गई, है ना। अच्छा, इनने अपने वर्क का ये भी मेंशन कर दिया, शैडो लाइन, है ना, इनने बता दी कि मतलब जो चीजें होती है ना। फैक्ट फ्रॉम फिक्शन, कुछ फिक्शन भी है। अच्छा, फिक्शन कहाँ है इस वर्क में? जो अभी तक हम तुमसे बोले ये सब क्या था, फैक्ट था। अब फिक्शन सुनो। ये इंडिया में आता है कौन? यीजू, अब्राहम बेन यीजू इंडिया आता है ना। आगे बढ़े तो ये चीज है ना। फैक्ट, हाँ हम बात कर रहे थे फिक्शन की। फैक्ट तो हमने अभी तक जो कुछ बताया सब फैक्ट था। अब फिक्शन सुनो इस वर्क में कहाँ है। तो अब्राहम बेनिजू आता है इंडिया, और इंडिया में आता है मैंगलोर। बेंगलोर सुना है? बेंगलोर, बेंगलोर के ही पास में एक कोस्टल एरिया है मैंगलोर, ठीक। हाँ, ये जो मैंगलोर है तो यहाँ पे आता है, और यहाँ ये शादी करता है एक गर्ल से जिसका नाम होता है आसू। आसू, आसू से शादी करता है, और वो एक स्लेव गर्ल होती है। हाँ, मतलब है ना, इनका वहां पे लव रिलेशन बताया है। इसको मतलब उससे लव होता है, फिर ये मैरिज भी करता है, और वैसा वो नहीं होता ये, क्या नाम उसका, कि कोई गुलाम है तो खरीद वरीद के ले जा रहा हूँ, नहीं। पूरे सम्मान के साथ मैरिज करता है ये, है ना। और यहाँ रहता भी है, उसकी फैमिली भी बनती है, कुछ बच्चे भी होते हैं। तो ये कुछ हिस्सा उसमें एज अ फिक्शन उनने ऐड किया है, ठीक। अच्छा, इस वर्क से रिलेटेड और कुछ चीजें बता दें, याद आती जा रही तो ज्वाइंट करते जा रहे, सुनना। हम्म, ठीक। तो ये कहानी थी, आगे बढ़े। अच्छा, हाँ, इस कहानी में दो नरेटिव हैं, दो नरेटर नहीं, नरेटिव्स हैं। दो नरेटिव्स कैसे हैं? ये है वर्क पूरा फर्स्ट पर्सन नरेटर, नरेशन। फर्स्ट पर्सन नरेशन मतलब पूरी कहानी कौन सुनाएगा? अमिताभ घोष खुद, है ना। ये खुद उसमें रहते हैं। और पहला फेज जो होता है, जब ये जाते हैं रिसर्च करने, समझना, इंडिया से आए इजिप्ट रिसर्च करने, तो तब ये बात करते हैं, ये इनको पढ़ने मिलता है किसके बारे में? डॉक्यूमेंट मिलते हैं। तो ये फिर उसमें पूरी कहानी सुनाते हैं किसकी? अब्राहम बेनीजू की। और दूसरी कहानी होती है इनकी खुद की, जो ये फेस करते हैं पूरे 10 साल में, नहीं, अब भी प्रेजेंट में, है ना, 1980 के आसपास, ठीक। तो दो कहानियां हैं। अच्छा, और फैक्ट सुन लो, एक बहुत बड़ा डाउट तुम्हारे मन से निकल जाएगा, अगर तुम लोगों ने कभी सोचा है तो। अगर नहीं सोचा तो तुम्हारे दिमाग से डाउट कभी मतलब क्रिएट ही नहीं होगा, शायद ये बात लॉस कर जाए, लेकिन समझ में आएगी, लेकिन उस गहराई से समझ में नहीं आएगी। किस गहराई से समझ में नहीं आएगी? समझो। अक्सर हम सोचते हैं कि जो पुराने राइटर्स हैं, ये एक पर्टिकुलर जॉनरा में लिखते थे, एक पर्टिकुलर टाइम राइम स्कीम फॉलो करते थे, पर्टिकुलर ऐसे फॉलो करते थे। आप और हम ये फॉलो नहीं करते, हम लिखते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। एम आई राइट? हम लिखते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। वास्तव में उस समय वही ट्रेंड था, और उसी तरीके से लिखा जाता था। भावनाओं की अभिव्यक्ति को एक फिक्स क्राइटेरिया में डाला ही जाता था, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते, या आप कोई भद्दा लगेगा। आज आप लिख सकते हो फ्रीली, जैसी तुम्हारी मर्जी। शर्त यह है कि मन को छूना चाहिए। इन भैया ने काम वो किया, अमिताभ घोष ने। कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं करना है आज। आज बिल्कुल फ्री वर्स है, जैसे लिखना हो, आजाद हो, क्योंकि फ्यूचर में यही आजादी, यही आजाद राइम स्कीम एक पर्टिकुलर जॉनरा बनेगी। समझ गए? तो ये एक राइटर के लिए जो लिखने की इच्छा रखता है,
उसके लिए ये गुड न्यूज है कि अगर मैं कुछ लिखता हूं तो यस, आई एम 100% राइट। जैसे लिखना हो, जैसे लिखना हो, जैसे लिखना हो, कैसे? एज यू विश। कहानी में पोयम भी डाल दो और पोयम को कहानी जैसे लिख दो। जो लिखना हो लिखने पे अब तुम का पाबंदी नहीं रखोगे। मैंने लिखा था। कहानी कौन सा है पता ही नहीं। यही यूनिकनेस है आज के वर्क की। शर्त यह है कि समझ में आना मतलब चाहिए। रीडर समझेगा कि मैंने पढ़ा था इनका वर्क। हाँ बताया था, उसने पहचान लिया था हमने। 52 के बाद अब हमें नहीं जब वो बहुत खतरनाक थी। तो ये बहुत हमसे क्या लोग बोल, तुम पहचान नहीं पाओगे, तुम हंसो। हंसी नहीं थी। हाँ ये बता दो। टैक्टिक। चलो, अ वर्ल्ड कनेक्टेड बिफोर कॉलोनियल बॉर्डर्स। इस यहाँ कुछ टेक्स्ट मिस हो गया यार, है ना। अब देख लें इसके लिटरेरी स्टाइल की बात। ये एंड ही है, आज एंड कर देंगे इसको। इसमें कौन कौन सा लिटरेरी स्टाइल फॉलो किया गया और जॉनरा बेंडिंग इनोवेशन। देखो बोल दिया ना, जो बोल ही रहे थे वही बात आ गई, वही बात आ गई। जेनरा बेंडिंग इनोवेशन मतलब सारे जॉनरों का कचूमर बना के रख दिया, सारे जॉनरों का कचूमर बना के रख दिया। ठीक। घोष घोष says in an antique land the remarkable example of literary innovation point to be noted, है ना। लिटरेरी इनोवेशन मतलब लिखने के स्टाइल में एक नया तरीका फॉलो किया गया। Seamlessly blending diverse genre created a unique and the compelling reading experience. यूनिक तरीका यूज किया है इन्होंने। The narrative approach the both intellectual and the deeply human, मतलब बहुत गहराई से लिखा है। और बाकी फैक्ट तो हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है ना। एथनोग्राफिक इंसाइट एक्सेसिबल एंड इंगेजिंग। जॉनरा बिल्डिंग, जो जॉनरा ब्लेंडिंग है मतलब सारे जॉनरा को मिक्स कर दिए। फिक्शन के साथ फैक्ट घुस गए, बायोग्राफी भी घुस गई, ट्रेवलॉग भी घुस गया, और बाद में जो बना के निकला बोले ये लो, ये इस वर्क का नाम है। आप इसी को कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते कि ये वर्क इसी जॉनरा में है ना। आप नहीं कह सकते कि किस जॉनरा का है। आप ये कहोगे इस जॉनरा का भी है, इसका भी है। और वो ने पैरेलल डाली है, हिस्ट्री डाली, अचानक से मूड चेंज हो गया, वो डाल दिया। हाँ, मतलब जो कछु, हाँ, मतलब जो मूड बना पूछ दिए, है ना। तो अब तो यार अपन ठीक है, घोष के हिसाब से अपन लोग रख सकते हैं। अच्छा, ये खास है इस वर्क में, है ना, खास वर्क, इसीलिए एंटिक है ये। ठीक। ये देखो ये बोल दिया, ट्रेवलॉग भी है, ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री भी है, एथनोग्राफी भी है, क्या क्या चाहिए। ठीक। बहुत सारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव है। ठीक। बहुत सारे नरेटिव्स हैं ऑफरिंग मैनी फेस्ड अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे नजरियों से आप उसको समझ सकते हो, है ना कमाल। ल्यूसाइड फेबल, हाँ, मतलब स्पष्ट। और फेबल मतलब, हाँ, और फेबल मतलब होता है, फेबल मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिसमें जानवरों का भी जिक्र होता है ना। मतलब एक दंत कथा कहते हैं हम उसको, एक कहानी। ठीक। तो इस कहानी में आपको वो भी मिलेगा, दंत कथा कहते हैं बेसिकली वो, बीस्ट फेबल कहलाती है। ठीक। बीस्ट फेबल मतलब जानवरों की कथा। याद आया कहीं कोई